नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन है और उन मैगजीन में प्रकाशित जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। और ये सभी जो आर्टिकल हैं ये हमारे संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उसमें भी प्रकाशित हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मई 2025 की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन है, जिसे ईपीडब्ल्यू के नाम से भी आप जानते हैं, इसी मैगजीन में प्रकाशित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो कि खास तौर पर देखें तो भारतीय संघवाद से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जिन पर हम बात करेंगे। और इस भारतीय संघवाद के अलावा अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो आर्टिकल है वो न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए जो परिसीमन है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो दोनों जो आर्टिकल हैं आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय जो संहिता है उसकी जो संवैधानिक संरचना है आखिर वो कैसी है, अनुच्छेद 368 की जो व्याख्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। और इसके अलावा भारतीय संघवाद में मौजूद जो प्रमुख चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन और समान चुनाव प्रणाली के जो प्रयास हैं वो कहां तक सफल हुए हैं उन पर बात की जा सकती है। संविधान में जो सुधार है इसके संदर्भ में क्या उसकी आवश्यकता है और किस हद तक आवश्यकता है, इस पर प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा न्याय संगत अगर प्रतिनिधित्व के लिए जो परिसीमन है, परिसीमन ही आपको सीधे अगर 60 टिप्पणी के तौर पर दें तो पूछ सकता है कि परिसीमन के जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आखिर परिसीमन जो है इसकी जो अवधारणा है उसका जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है उस पर टिप्पणी लिखिए। या फिर ये पूछा जा सकता है कि आगामी जो परिसीमन है और जो उससे जुड़ी हुई क्षेत्रीय चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उनके बारे में बताइए। उनसे जुड़े हुए जो सुझाव हैं, चाहे वो पात्र मतदाताओं के आधार की बात हो, चाहे आर्थिक योगदान के आधार की बात हो, संवैधानिक व्यवहारिक जो जटिलताएं हैं उन पर जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी संघवाद है और क्षेत्रीय जो संतुलन है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही नहीं, महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी परिसीमन में जो अंतर संबंध है उसको लेकर अक्सर चर्चा देखने को मिलती है, तो उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आज ये दो आर्टिकल से जुड़े हुए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन पर हम डिटेल से बात करेंगे और एक एक करके एक एक स्टेज पर बात करेंगे कि कैसे इनसे जुड़े हुए अहम पहलू हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल था उसमें जो थीम था, जो शीर्षक था, वो भारतीय संघवाद की जो भेद्यता है उससे जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि भारतीय जो संघवाद है इसके बारे में देखें तो संविधान में एक तरह से संरचित जो तत्व है उस रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, चाहे हम बात करें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और दूसरी बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं इन पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है। क्योंकि भारतीय संघवाद में संविधान में संरचित जो तत्व है वो यही है। और भारतीय जो संविधान है उसमें जो संघवाद है, संघवाद का जो निर्माण है वो एक संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया गया है। केंद्र राज्य दोनों को अपने अपने जो भी पावर्स हैं, जो भी राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको इसमें परिभाषित किया गया है। तो देखिए, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इनके पावर्स, इसके अलावा इनके जो राइट्स हैं, इनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं व्याख्यायित किया गया है, परिभाषित किया गया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, 368 जो आर्टिकल है, ये इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो संघीय आपका ढांचा है, इस संघीय ढांचे के संदर्भ में ये व्याख्या करता है और इसके भीतर जो भी संशोधन है, जो रिफॉर्म्स है, उस रिफॉर्म्स के संदर्भ में जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को क्या करता है, ये एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। और ये जो बदलाव है उसको लेकर एक निश्चित जो प्रोसेस है उसका पालन करने की आवश्यकता को आर्टिकल 368 है वो दर्शाता है। तो इस कारण से ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो मूल रूप से अनुच्छेद जो 368 है, आखिर इसका महत्व क्या है और इसका संविधान में आखिर रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो देखिए,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें जो आर्टिकल 368 है, इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो फॉर्मेट है वो दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया दी गई है, जो प्रोसेस दी गई है, वो इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान के किसी भी हिस्से में जो बदलाव है वो किया जा सकता है, बशर्ते इसे बहुमत से पारित किया जाए। तो ये बात कहा जा रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो बदलाव है वो किसी भी हिस्से में क्या किया जा सकता है, वो किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, बशर्ते क्या है कि ये शर्त रखी गई है कि क्या होना चाहिए कि जो बदलाव है वो किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो वो बहुमत के आधार पर किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पर बात कही गई है। और ये जो बहुमत है ये विशेष बहुमत से होना चाहिए, भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक आधार दिया गया है। दूसरी बात देखिए, जो आर्टिकल 368 है, इसका जो लाए जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको क्लियर किया जाए, स्पष्ट किया जाए, और ये भी सुनिश्चित किया जाए, क्या किया जाए कि केवल राज्य और संसद का जो समन्वय है उसे सही तरीके से किया जा सके। ये इस आर्टिकल का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये उस संघीय ढांचे को भी संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण टूल्स है जो भारतीय संविधान में लागू किया गया है। तो एक तरह से देखेंगे तो भारतीय जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस संविधान के संदर्भ में देखें तो जो संघीय ढांचा है, जो हमारा संघीय जो ढांचा है वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस ढांचे को संरक्षित या संरक्षित या इसे कहीं ना कहीं कहें तो इसे सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत इसे लागू किया गया है। दूसरी बात देखिए तो ये जो पूरा आर्टिकल है, इस अनुच्छेद के माध्यम से इसके अंतर्गत सामान्यतः आप देखेंगे तो खास तौर पे जो संशोधन है उसके लिए संसद का जो बहुमत है उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं उनके लिए विशेष बहुमत की जो नीड है वो देखने को नहीं मिलती है। विशेष रूप से देखेंगे तो जो संघीयता है, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को संशोधित करने के लिए राज्यों की जो सहमति है वो भी आवश्यक मानी जाती है। हालांकि कुछ समूहों का मानना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं हम, तो संविधान में जो संघीय प्रावधान है, जो भी संघीय प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं, तो वो जो संघीय प्रावधान है उनके तहत उनसे जुड़ी हुई जो भी संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो संवैधानिक प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये जितनी भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, इनकी जो परिभाषा है इसे सही तरीके से डिफाइंड नहीं किया गया है। इनकी जो परिभाषा है वो क्या है, कह सकते हैं कि इनकी परिभाषा अस्पष्ट दिखती है। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलता है। और इस कारण से भविष्य में जो संघ की संरचना है, जो संघ की संरचना है, उसके सामने हो सकता है कि खतरा भी उत्पन्न हो जाए। ये एक कह सकते हैं कि कंसर्न देखने को मिलता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। यही नहीं, इस रूप में अगर देखें तो जो भी संघीय मामले हैं, उन मामलों की परिभाषा को संकीर्ण रूप से पेश किया गया है। तो जहां पर परिभाषा अपर्याप्त है या उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जिस कारण से जो भी राज्य सरकार के जो अधिकार हैं, तो देखिए एक तो परिभाषा अस्पष्ट है, या फिर दूसरी बात देखें तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है या इतना जटिल है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी शक्तियों पर खतरा मंडरा सकता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए भारतीय संघवाद में जो भी मौजूद कमियां हैं उन पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि संविधान में जो संघीय प्रावधान दिए गए हैं उनके संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो उतना आसान नहीं दिया गया है कि ये भविष्य में राज्य जो भी सरकारें हैं उनके अधिकारों पर केंद्र सरकार की जो बढ़ती निर्भरता है उसका कारण बन सकता है। इसी के तहत देखें तो जो यहाँ पर 368 जो आर्टिकल है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है कि संसद का जो सामान्य बहुमत है, जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो सामान्य कह सकते हैं कि जो बहुमत है, उस बहुमत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि कुछ मामलों में राज्य की जो सहमति है,
कुछ ही मामलों में ये कहा जाता है कि कुछ मामलों में ये बात कही गई है कि जो राज्य की, स्टेट की जो सहमति है, उस सहमति के आधार में या उस सहमति के द्वारा इस प्रक्रिया में एक भूमिका होती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये उतना मजबूत नहीं है, ये कमज़ोर है। और क्यों कमज़ोर है? तो जो भी संघीय जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनकी परिभाषा या तो बहुत ही संकीर्ण होती है, कॉम्प्लेक्स, जटिल दी जाती है, और वो महत्वपूर्ण मामलों को क्या करते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। यही नहीं, इस पूरे मसले में अगर हम देखेंगे तो ये भी बात कही गई है कि जहाँ भी भारतीय संघवाद है, यहाँ पर जो भी मौजूद कमियां हैं, उन कमियों में देखेंगे तो जब तक संघीय जो मुद्दे हैं, क्योंकि जो मुद्दों की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर ले तो मुद्दों के बारे में ये बात कही गई है कि यहाँ पर जो भी संघीय मुद्दे हैं, उन संघीय मुद्दों के अगर हम संदर्भ में देखें तो इन संघीय मुद्दों की जो परिभाषा है, ये जो परिभाषा है, इनकी जो डिफिनीशन है, ये क्या है? ये स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट के अलावा अगर देखेंगे तो बहुत ही लॉन्ग टर्म में नहीं दी गई है, विस्तृत तौर पे ये नहीं दी गई है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और जब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए राज्य सरकारों का जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते हैं, उनके अनुचित जो प्रभाव है वो डालने का अवसर उन्हें मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं, कई बार आप देखें यदि राज्य के जो अधिकार हैं वो किसी तरह के उसमें संशोधन किया जाता है तो वो राज्य सरकारों के लिए क्या होते हैं? एक समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं, खास करके जब वे उन मुद्दों से सहमत ही नहीं होते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि जो भी आर्टिकल आपका 368 है, 368 जो आर्टिकल है, इसकी जो सीमाएं हैं, ये भारतीय संघवाद के लिए अस्थिर या स्थिरता के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। एक और मुद्दा है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं इस आर्टिकल में, राज्य पुनर्गठन और समान जो चुनाव प्रणाली है, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में संघीय जो संरचना है उस पर दबाव डालने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से सीख लेते हुए राज्यों के पुनर्गठन और समान चुनाव की दिशा में अब प्रयास पहले से तेज कर दिए गए हैं। राज्यों के जो पुनर्गठन है उनके समय केंद्र सरकार के एक तरफा जो निर्णय है वो लिए जाते हैं, जो संघीय जो सिद्धांत है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल कई जगह मिलते हैं। जैसे देखें तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर का जो उदाहरण है वो लिया जा सकता है। यहाँ के संदर्भ में देखें तो इसका जो पुनर्गठन है और अन्य जो राज्यों का पुनर्गठन योजनाएं हैं वो संघीय सिद्धांतों के एक तरह से देखें तो उनके आधार पर या उनके खिलाफ मानी जा सकती है, क्योंकि निर्णय में क्या है कि राज्यों की जो सहमति है वो नहीं ली गई और इस कारण से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं एक अधिकार यहाँ पर देखने को मिला है। यही नहीं, समान जो चुनाव प्रणाली है उसकी ओर बढ़ने के प्रयास भी संघवाद के लिए क्या होते हैं? एक खतरे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, समान चुनावों का जो विचार है वो क्या है? राज्यों के जो संवैधानिक स्वतंत्रता है, जो निर्णय है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको पहले की अपेक्षा हो सकता है कि कमजोर करे, क्योंकि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने की संभावना होगी इसकी। इससे राज्य सरकारों की जो स्वायत्ता है वो तो प्रभावित होगी और भारतीय जो संघीयता है, उसके जो मूल के सिद्धांत हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एक तरह से खारिज करेगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि संविधान में सुधार की जो आवश्यकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंककि भारतीय संघवाद की जो संरचना है वो मजबूत करने के लिए जो भी संवैधानिक सुधार है उनकी आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। सबसे पहले जो आर्टिकल 368 है, इस अनुच्छेद के तहत जो भी संघीय मुद्दे हैं उनको परिभाषित करने के लिए उनकी विस्तृत जो परिभाषा है उसकी नीड है। और ये नीड इसीलिए है, ये नीड का जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता क्या है कि जो भी संघीय मुद्दे हैं, जो संघ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के संदर्भ में, उनके हल करने के संदर्भ में, उन मुद्दों में जो भी संशोधन किया जा सकता है, जो रिफॉर्म्स है, उस संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पारदर्शी और संपूर्ण रूप से उसे संरक्षित किया जा सके। इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है और कहीं ना कहीं इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो प्रावधान है, ये जो परिवर्तन है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ये भी बात कही जा रही है कि राज्यों की सहमति की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है,
ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी केंद्र सरकार है, वो क्या करे, उसके द्वारा किए गए जो भी संशोधन है, जो रिफॉर्म्स है, वो जो संशोधन है वो राज्य सरकारें जो भी हैं उनके जो आवाज़ है, उनके जो मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी चिंताओं को उचित रूप से क्या किया जा सके, उन्हें सुना जा सके, उनके बारे में ध्यान दिया जा सके। दूसरी बात, संविधान में राज्यों के जो राइट्स हैं, इन राइट्स की जो रक्षा है, उस रक्षा के लिए एक स्पष्ट और जो मजबूत प्रावधान है उसकी आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। क्योंकि यदि राज्यों के जो अधिकार हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, राइट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो राज्य सरकार के अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा क्या की जा सकती है, इनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सकती है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जो संघवाद है उसको और अधिक कह सकते हैं कि और समृद्धता मिलेगी और स्थिरता मिलने का कहीं ना कहीं बात कही जा रही है। इसके साथ ही देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक संतुलित जो संबंध है वो बनाए रखने के लिए संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार की दिशा में कदम उठाए जाने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा ये पूरा आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके आगामी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये आर्टिकल था। एक और आर्टिकल है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल का जो शीर्षक है वो है न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन। परिसीमन के संदर्भ में, क्योंकि भारत क्या है, एक भारत बड़ा सा देश है। भारत का जो आकार है वो भी क्या है, काफ़ी विशाल है, एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। और सबसे बड़ी बात है कि विविध लोकतंत्र भारत में देखने को मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में विविध लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा, जहाँ कई सारी जो भाषाएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, जनसांख्यिकी जो विशेषताएं हैं, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो इस पूरे लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो प्रत्येक व्यक्ति के मत और मत के सामान्य मूल्य के आधार के सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो ये विषय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये जो मुद्दा है तब एक तरह से देखें जटिल हो जाता है जब जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन है, उसका जो अनइक्वल क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। उसका जो वितरण है वो चुनावी क्षेत्रों के स्तर पे देखें तो वर्षों तक पुनर्निर्धारित नहीं हो पाते हैं। और इस कारण से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको कहीं ना कहीं चुनौती प्रस्तुत होता है। और इसी संदर्भ में जो परिसीमन है, ये जो वर्ड है परिसीमन, जो प्रक्रिया है, ये आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे, इसके पूरा जो बैकग्राउंड है उस पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, परिसीमन की जो अवधारणा है और इसकी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। जो परिसीमन है ये क्या है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के संदर्भ में देखें तो इसके तहत क्या होता है कि जो भी चुनावी क्षेत्र हैं, जो भी आपके इलेक्शन वाले जो कह सकते हैं कि रीजन है, जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की जो भी सीमाएं होती हैं उनका पुनर्निर्धारण जनसंख्या में आए हुए परिवर्तन के आधार पर किया जाता है, ताकि हर क्षेत्र को उसका जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जा सके। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीय संविधान का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 81 और 100, यहाँ पर देखें 81 जो आर्टिकल है और 81 आर्टिकल के अलावा जो 170 है, इसके तहत जो भी अपने यहाँ लोकसभा है, जो लोकसभा है, लोकसभा के संदर्भ में राज्य विधानसभा है, और इनमें जो कहीं ना कहीं जो सीटों का आवंटन है, जो सीटों का एलोकेशन है, जो सीट्स हैं, इनके जो एलोकेशन है, ये कहीं ना कहीं क्या किया गया है कि जो भी आवंटित जनसंख्या है, एलोकेटेड जो पॉपुलेशन है, उसके आधार पर किया गया है। और इस कारण से ये जो महत्वपूर्ण विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक दो चीज़ें यहाँ पर और हम देख सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि वर्ष 1976 है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ तक जो 42वां संविधान जो संशोधन है, उस संशोधन के हिसाब से देखें तो वर्ष 2001 जो 2001 ईयर है, यहाँ 84वां जो संविधान संशोधन है, ये क्या करता है, ये जो 84वां संविधान संशोधन है, इसमें ये वर्णित करता है कि वर्ष 2026 तक,
ये ध्यान दीजिए, यहाँ तक जो परिसीमन है उस परिसीमन को क्या किया गया है, उस परिसीमन को पूरी तरह से स्थगित किया गया है। 2025 चल रहा है, अगले वर्ष तक ये जो परिसीमन है, ये 44वें संविधान जो संशोधन है, इस संशोधन के अलावा इस संशोधन के द्वारा 2026 तक, वर्ष 2026 तक जो भी परिसीमन है उसको स्थगित किया गया है। और ये ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य की हम बात करें तो इसके पीछे यही है कि उन राज्यों को दंडित होने से बचाना था जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, और इसी कारण से इस तरह का प्रयास किया गया। लेकिन इस पूरे स्थगन से इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। जो आज उत्तर भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, अगर आप बात करेंगे तो उत्तर भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों में देखेंगे तो इधर जो उत्तर भारत है और इधर जो दक्षिण भारत है, तो उत्तर भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं ये दक्षिण भारत की तुलना में कहीं अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे प्रतिनिधित्व में एक भारी कह सकते हैं कि अनइक्वलिटी, असमानता देखने को मिली है। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है। इसके अलावा देखिए, आगामी परिसीमन और क्षेत्रीय जो चिंताएं हैं इनकी अगर बात करें तो जैसा कि हमने बोला कि 2026 की जनगणना के बाद होने वाले नए परिसीमन को लेकर विशेष तौर पे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें एक चिंता व्याप्त है, एक कंसर्न है। और दक्षिण राज्य एक तरह से देखें तो इनका जो तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को पुनः आवंटन से उनकी जो राजनीतिक शक्ति है वो घट सकती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, अब इस कारण से अपने राजनीतिक प्रभाव में कटौती का सामना करने, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये राज्य क्या करें, पॉपुलेशन को और बढ़ावा दें, तो एक और समस्या हो सकती है। इस कारण से 2026 तक इस तरह का स्थगन यहाँ पर लागू किया गया है। अब इस पूरे मामले में देखें तो कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे पात्र जो मतदाता हैं उनको आधार बनाने की बात कही गई है। कि विशेषज्ञ जो है वो ये सजेशन देते हैं कि परिसीमन के लिए कुल जनसंख्या के बजाय क्या हो, पात्र मतदाता की जो संख्या है उसको आधार बनाया जाना चाहिए। एक अच्छा समाधान हो सकता है, क्योंकि बाकी जनसंख्या से इसका मतलब नहीं होगा। और ये जो प्रस्ताव है उन राज्यों को कुछ राहत प्रदान कर सकता है जो इस तरह के कह सकते हैं कि अभी तक आरोप लगाते रहे। एक साथ एक ही व्यक्ति एक मत का जो सिद्धांत है उसकी भी रक्षा हो सकती है। यही नहीं, आर्थिक योगदान को भी आधार बनाया जा सकता है। जैसे एक प्रपोजल आया जिसमें ये कहा गया कि केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि आर्थिक उनका जो योगदान है उसके आधार पर लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है उसके लिए आधार बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं ये राष्ट्रीय जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं, तो उनका तर्क है कि उन्हें संसदीय जो प्रतिनिधित्व है उसी अनुपात में मिलना चाहिए। संवैधानिक जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं वो भी इसके सामने कई सारी हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 81 है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि लोकसभा में जो भी राज्य है, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। ऐसे में यदि केवल पात्र मतदाता को आधार बनाया जाता है या फिर कहें तो जो आर्थिक आधार है उस पर अगर उसको आधार बनाया जाता है तो जो मौलिक सिद्धांत हैं वो कमज़ोर होंगे। तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो संघवाद है और क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भारत है इसका जो संघीय ढांचा है ये राज्यों के बीच में एक जो भी पावर है उसके बैलेंस पर टिका हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच में ये केवल जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है। तो हिंदी भाषी जो उत्तरी राज्य है उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। साउथ में चूँकि कई सारे राज्य अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हैं तो उनकी पावर घट जाएगी। तो इस तरह का एक तरह से देखें तो एक विवाद यहाँ पर उत्पन्न होगा। ऐतिहासिक रूप से भारत की जो राजनीति है इसमें उत्तर भारत का जो वर्चस्व है वो हमेशा बना रहा है, और यदि शक्ति असंतुलन बढ़ता है तो क्षेत्रीय जो तनाव है उसको ये उत्पन्न करेगा और भारतीय संघवाद की जो स्थिरता है उसे कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुँचाएगा। इस पूरे मसले में देखें तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो देखते हैं कि परिसीमन से जो संबंध है तो वर्ष 2023 में पारित जो 128वां संविधान संशोधन है ये महिला आरक्षण को क्या करता है, वैधानिक रूप से एक कह सकते हैं कि स्थिति प्रदान करता है। और इसके तहत लोकसभा, विधानसभा में जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 जो सीट्स हैं वो प्रदान किए जाने की बात कही गई है। परंतु इस प्रावधान को लागू करने की जो शर्त है
वो शर्त क्या रखी गई है, इसके लिए कंडीशन भी रखी गई है। कंडीशन क्या रखी गई है कि कब ये लागू हो रहा है, तो लागू करने की बात कही गई है। तो परिसीमन से जुड़ी हुई, इसका अर्थ यही है कि जो आरक्षण है वो वर्ष 2026 है, 2026 है, उसके बाद ही प्रभावी होगा। और एक तरह से ये कहीं ना कहीं परिसीमन से जुड़ जाता है। ये स्थिति ये भी दर्शाता है कि महिला जो सशक्तिकरण है उसकी दिशा में उठाए गए कदमों को कहीं ना कहीं परिसीमन से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है अब इस तरह से और जटिल होती जा रही है। अगर परिसीमन में देखें तो महिलाओं के लिए जो भी आरक्षित सीटें हैं उन सीटों का न्याय संगत जो वितरण है वो सुनिश्चित नहीं किया गया। तो जो सुधार है ये क्या है कि केवल कागजी स्तर पे हो जाएगा, ये व्यवहारिक स्तर पे लागू नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बात कही गई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आगे भविष्य में क्या किया जाना चाहिए, भविष्य की राह क्या है। तो देखिए, परिसीमन की इस पूरे जटिल बहस को सुलझाने के लिए कुछ इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, द्विस्तरीय जो मॉडल है इसको कहीं ना कहीं लोकसभा में जो जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में जो राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, वो देकर क्या किया जा सकता है, एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें खास तौर पे जो विकास सूचकांक है उसका उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या के साथ अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के साथ साथ क्या है कि जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जीवन जो स्तर है जो उसकी बात करें, तो इस तरह के जो अलग अलग सूचक हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भी पात्र मतदाता हैं, जो इसके लिए योग्य मतदाता हैं, और जनसंख्या का एक संयुक्त मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। ये मिश्रित जो मॉडल है ये अपनाया जा सकता है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो टोटल जनसंख्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है, और जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड कह सकते हैं कि जो मतदाता हैं, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जा सकते हैं। और संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी की जा सकती है कि यदि नए प्रस्ताव अपनाए जाते हैं तो उन्हें संवैधानिक ढांचे में समाहित करना आवश्यक होगा, और इसके संदर्भ में जो कानूनी विवाद हैं उनको भी हल करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा जो भी महिला रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, उसको परिसीमन से स्वतंत्र बनाने की बात कही जा रही है। क्योंकि जो महिला आरक्षण है उसको लागू करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो परिसीमन है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है 2026 तक। तो इससे कहीं ना कहीं मुक्त किया जाना चाहिए और महिला आरक्षण को संवैधानिक जो भी संशोधन किया गया उसके तहत लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात कही गई है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि परिसीमन क्या है कि केवल एक चुनावी जो सीमा है उसका पुनर्निर्धारण नहीं है, बल्कि क्या है कि भारत का जो लोकतंत्र है उसकी आत्मा जो है उसको परिभाषित करता है परिसीमन। और ये जो प्रक्रिया है यदि संवेदनशीलता, ट्रांसपेरेंसी, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके अनुरूप अगर नहीं रेगुलेट की जाती है तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कहीं ना कहीं नुकसान ये पहुंचाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो शामिल की गई हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं आपके आगामी परीक्षाओं में, मेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके दृष्टिकोण से। तो इन पर हमने चर्चा की। तो आज जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे उन पर हमने बात की, उनसे जुड़े हुए जो भी समरी एनालिसिस हो सकता है उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में महत्वपूर्ण मैगजीन के कुछ आर्टिकल्स लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए और आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।